नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 4 सत्ता के समकालीन केंद्र। हमारा नया अध्याय आज शुरू होने जा रहा है और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी अध्याय 2 से अध्याय 4 पे हम कैसे पहुंच गए? तो देखो, अपन ने चैप्टर 1 पढ़ा शीत युद्ध का दौर, ठीक है, वो हो गया, पर वो एनसीईआरटी ने इस बार हटा दिया। फिर चैप्टर 2 दो दुर्व्यता का अंत मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा। इसके बाद जो चैप्टर 3 अमेरिका का वर्चस्व वो हटा दिया और अब अध्याय 4 है। और 2023-24 की जब आप नई एनसीईआरटी खरीदोगे तो उसमें ये अध्याय 2 के नाम से अध्याय 1 इसको कर दिया और अध्याय 2 इसको कर दिया है। पर अपन उसी के हिसाब से चल रहे हैं, पहले वाले के हिसाब से, पर कंटेंट पूरा का पूरा जो है नया है, उसी के हिसाब से नए के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए, सत्ता के समकालीन केंद्र ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हम लोग पढ़ेंगे। 12th की पॉलिटी है, समकालीन विश्व की राजनीति की किताब है और ये मैं हूं मनीष सर, ठीक है ना? ओके, और हम चैप्टर फ्लो जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले जानेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, कि एक्चुअल में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर किसके बारे में है, क्यों चर्चा करी गई है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूरोपीय संघ की, फिर बात करेंगे आसियान की, फिर बात करेंगे चीन के साथ भारत के संबंध की, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, फिर बात करेंगे जापान की, फिर बात करेंगे दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की, इन सब की बात करेंगे। आज इस चैप्टर में हम अलग अलग देशों के बारे में, उनकी पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है वो पार्ट का परिचय है, ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिससे कि आपको पूरा जो बेस है, जो नींव है वो आपको मिल जाए, फिर आप आगे के लेक्चर्स को पूरा अच्छे से एंजॉय कर करके पढ़ सको। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए, पार्ट परिचय, या हम इसको कहते हैं कि इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। यार मुझे एक बात बताओ कि मुझे एक खुशखबरी सुनानी है, वो मैं पहले सुनाऊं या बाद में सुनाऊं? हाँ, पहले सुना दूं? तो देखो, एक खुशखबरी कुछ इस प्रकार से है अपनी कि मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जो चैप्टर 1 है अपना शीत युद्ध का दौर, उसके लेक्चर्स अपने यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हो आप। पूरे 7 से 8 लेक्चर होंगे शायद, ठीक है। और पर मैंने ये कहा था कि आप वो नहीं देखना चाहो तो मैं आपके लिए एक वन शॉट बना देता हूं। तो आप सब ने कमेंट बॉक्स में ना यू बार्ड लेकर के आ गए थे, हाँ सर वन शॉट बना दो, वन शॉट बना दो, वन शॉट बना दो। लेकर के आए या नहीं लेकर के आए बार्ड? आप लेकर के आए। अब मैंने ये सोचा कि भाई बोला है तो करना पड़ेगा, इसलिए अपन चैप्टर 1 जो शीत युद्ध का दौर था, जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है। पर अब आप पूछोगे जब हटा दिया तो क्यों पढ़े? तो भैया चैप्टर 2 दो दुर्व्यता का अंत को समझने के लिए चैप्टर 1 बड़ा जरूरी है। अगर आप उसको समझ लोगे तो दो दुर्व्यता का अंत तो बिल्कुल यूं है, मक्खन मक्खन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए संडे को अपना आ रहा है शीत युद्ध के दौर का धमाकेदार वन शॉट। उस वन शॉट को देखना है, ठीक है, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जहां पर 7 से 8 लेक्चर देखने पड़ते हैं आपको 40-50 मिनट के, वहां पर 1.5 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर शानदार तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको दुनिया की एक नई कहानी के बारे में पता चलेगा। वन शॉट तो अपन सभी चैप्टर्स के बनाएंगे, ठीक है, जो आ रहे हैं उनके भी, जो कट गए हैं उनके भी। कटे तो 2 हैं, एक फर्स्ट वाला और एक चैप्टर 3 वाला। अब अमेरिका वर्चस्व वाला जो अध्याय 3 था उसका भी मैं वन शॉट बनाऊंगा, जिससे कि आप इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझ पाए। ओके, पर वो उस पर भी समय लेंगे। और बाकी जितना भी अपना कोर्स है स्वतंत्र भारत की राजनीति के सारे चैप्टर्स के वन शॉट बनेंगे, इसके भी वन शॉट बनेंगे, फिर एमसीक्यू भी करेंगे, मॉडल पेपर भी करेंगे, और करना बहुत कुछ है। पर जो लक्ष्य है वो एक ही है कि आप लोगों के दिमाग में 0% डाउट और 100% मार्क्स लेकर के आने, किसी भी हाल में 100/100 मार्क्स लेकर के आने, राजनीति विज्ञान हो चाहे कोई सा भी विषय हो। तो चलो, अब खुशखबरी सुन ली, अब ज्यादा खुश मत हो, ठीक है, संडे का वेट करो और संडे को देख लेना। अब आ जाओ हमारे चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है भैया सत्ता के समकालीन केंद्र। पाठ परिचय हम लोग जानते हैं। इस पाठ परिचय को समझने से पहले क्या है कि आप एक चीज को समझो कि दुनिया में जो भी घटना घट रही है वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। और दुनिया में घटना घट रही है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जो हम किताब में पढ़ रहे हैं वो तो जरूर 100% जुड़ी हुई ही है। देखो, अब एक बात बताना, अपन ने चैप्टर 1 जो है अध्याय 1 है, कौन सा है? शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर ये वाला अध्याय है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत, जब चैप्टर 2 दो दुर्व्यता का अंत पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध क्या होता है, ठीक है। इस शीत युद्ध के दौर में हम लोगों ने यह देखा था कि भैया जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है,
ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली थी? 1939 से 1945 तक चली थी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो टीमें बन गई, एक यूएसए की बनी और एक यूएसएसआर की बनी। ठीक है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में शुरुआत हो गई थी शीत युद्ध की। इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया? शीत युद्ध शुरू हो गया। इस शीत युद्ध में बहुत सी घटनाएं पढ़नी होती है। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, ठीक है, कौन कौन से जो है सोवियत संघ के नेता बने, उन नेताओं ने उस शीत युद्ध के दौर में क्या करा, शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ, क्या, ठीक है, और उसके पीछे क्या क्या कारण थे, कहां कहां ये शीत युद्ध फैला, भारत ने शीत युद्ध में क्या करा क्या नहीं करा, ये सारी बातें हम शीत युद्ध के बारे में जानते हैं। तो शीत युद्ध यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ। जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, तो देखो भैया, इन दो देशों को, अमेरिका को और सोवियत संघ को अगर आप छोड़ दोगे ना, तो पूरी दुनिया ढीली पड़ चुकी थी। ठीक है, ये जितने भी आपको देश देखने को मिलते, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब सुस्त हो चुके थे। इनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी बेटा, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। इनको तो अमेरिका ने वापस खड़ा करा है, अमेरिका ने पैसा दे देकर के, फंड दे देकर के मजबूत करा है, उनको वापस खड़ा करा है। उनकी हालत पूरी खराब हो चुकी थी। अब सिर्फ और सिर्फ दो ही ताकत पूरी दुनिया में थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि जो विश्व है वो दो भागों में बढ़ चुका है। वो विश्व जो है वो दो ध्रुवीय हो चुका है। ठीक है, दो भागों में बढ़ चुका है, आधे देश इसकी तरफ है और आधे देश इसकी तरफ है। विश्व दो भागों में बढ़ गया। बोले हाँ गुरुजी, ये तो पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। अब चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा कि दो ध्रुवीयता का अंत कर दिया जाए। दो ध्रुवीयता का क्या हो गया था? अंत हो गया था। दो ध्रुवीयता का अंत। इस दो ध्रुवीयता के अंत में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर पूरी दुनिया में दो शक्तियां थी, दो ताकतें थी, वो 1991 से यूएसएसआर का क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन हो गया, यूएसएसआर टूट गया, 15 राष्ट्रों में बंट गया। और इस 15 राष्ट्रों में बंटने के बाद हमारे सामने एक बात आई कि पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति है, एक ही सुपर पावर है। पढ़ा या नहीं पढ़ा भैया? दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ करके आए हो ना। यहां पर जब शीत युद्ध का दौर देखा तो दो भागों में पूरी दुनिया बढ़ चुकी थी। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, उसका किस प्रकार से विघटन होता है, किस प्रकार से सोवियत संघ का सिस्टम दिखावे के चक्कर में अंदर से कमजोर होता जा रहा था, किस प्रकार से सोवियत संघ के लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी और अपने अपने राष्ट्रों को अलग कराना चाहते थे सोवियत संघ से। किस प्रकार से मिखाइल गोर्बाचेव आए, सुधार लेकर के आते हैं, और किस प्रकार से वो सुधार सोवियत संघ के विघटन को लेकर के जाते हैं और सोवियत संघ में पूंजीवाद और लोकतंत्र की स्थापना रखने का काम करते हैं। तो ये सोवियत संघ का विघटन होते ही पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति, एक ही ताकत बची, जिसका नाम था अमेरिका, जिसका नाम था अमेरिका। अब पूरी दुनिया में 1991 में से पूरी दुनिया में एक ही ताकत बची है, वो कौन है? अमेरिका। सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, सबसे बड़ा ताकतवर कौन? अमेरिका। तो अब जो तीसरा अध्याय है हमारा, जो काट दिया है एनसीईआरटी ने, उसमें तीसरे अध्याय में क्या बताया गया है? अमेरिका का वर्चस्व बताया गया है कि किस प्रकार से अमेरिका एक महाशक्ति है। अमेरिका किस प्रकार से एक महाशक्ति है, कैसे वो पूरी दुनिया के लिए एक महाशक्ति, सुपर पावर बनकर के बैठी है, कैसे पूरी दुनिया में उसका जो दबदबा है, उसका रुतबा जो है वो कैसे बना हुआ है, ये हमें चैप्टर 3 में बताया गया। देखो, अब अगर आप देखोगे ना तो अमेरिका का वर्चस्व कैसे? सेना के रूप में देखो, उनकी सेना का बड़ा दबदबा है। आर्थिक रूप में देखो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है वो, मतलब सबसे ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी का योगदान देने वाले देशों में से एक है अमेरिका। आपको पता होना चाहिए ये बात। तो आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर था वो, चाहे जिसको पैसे दे सकता था, चाहे जिसको मतलब है ना यूं फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता था। ठीक है ना, वो डायलॉग तो देखा ही होगा, रातों रात स्टार बना दूंगा, स्टार स्टार, ठीक है ना, सड़क से उठा करके सीधा स्टार, वो वाले हालात थे। जो देश अमेरिका की शरण में चल जाता, चिंता मत कर, अब स्टार बनेगा तू, स्टार, अगला स्टार तू ही है। तो इस प्रकार से खूब पैसा था उनके पास, तो आर्थिक रूप से उनका दबदबा था। उनके कल्चर की बात करूं, उनकी संस्कृति जो है उसका पूरे दुनिया में दबदबा रहा। आज आप लोग जींस पहनते हो, मैं भी पहनता हूं कभी कभार जींस, तो ये जींस कोई भारत का कल्चर थोड़ी है।
और ये जींस जितने भी लोग पहन रहे हैं वो कोई वहां का कल्चर थोड़ी है, अमेरिका की देन है भैया। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरी दुनिया में सांस्कृतिक रूप में, कल्चरली भी अमेरिका का वर्चस्व है। सब अमेरिका जैसा पहन रहे, अमेरिका जैसा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एजुकेशन की, शिक्षा की बता देता हूं, शिक्षा में किस प्रकार से अमेरिका का दबदबा है। ये हम लोग MBA के इनके कोर्स करते हैं, ये सब अमेरिका भैया की देन है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, BBA MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर्स हो गए, ये सब अमेरिका का। तो अमेरिका का अलग अलग प्रकार से पूरी दुनिया पे क्या रहा, वर्चस्व रहा। यहां तक कि अगर कहानी आपको समझ में आ गई ना, मतलब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। देखो बच्चों, मुझे पता है आपको बहुत सी बार ऐसा लगता होगा कि सर आप पहले की कहानी बार बार में बताते हो, पर बच्चों देखिए हमेशा लिंक बनाना बड़ा जरूरी है। मेरी हमेशा से एक सोच रही है कि अगर कोई बच्चा आज पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साहब ऊपर से चला गया, और जो हमेशा से हमारा वीडियो देखता है तो उसको तो पता है कि हाँ भाई सर पढ़ा रहे हैं तो वो लिंक कर करके पढ़ाएंगे, और लिंक कर करके पढ़ाएंगे तो हमें एंडिंग तक पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो लिंक करना जरूरी है बेटा, जोड़ना जरूरी है। अब देखो, अब आपने यहां पे देखा कि लड़ाई हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां बन करके आई। फिर 2 महाशक्तियों में से एक महाशक्ति टूटी, तो टूटी कैसे हमने वो जाना। जैसे ही वो टूटी तो एक ताकतवर बन गई, एक महाशक्ति बन गई। अब ये एक महाशक्ति क्यों, ये पूरी दुनिया में महाशक्ति क्यों, यही महाशक्ति क्यों, सवाल आता है ना, कैसे महाशक्ति है। तो अनेक प्रकारों से ये महाशक्ति है। जब इसका वन शॉट आएगा तो आप वो भी देख लीजिएगा। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो हमारा जो अध्याय आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 4, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सत्ता के समकालीन केंद्र। क्या कह रहे हैं, सत्ता के समकालीन केंद्र। इसका मतलब यह हुआ कि अब अमेरिका का वर्चस्व तो हमने देख लिया, परंतु अब अमेरिका के अलावा दुनिया में ऐसे कौन कौन से संगठन, ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके हाथ में सत्ता हो सकती है, जिनके हाथ में पावर हो सकती है। हमने देखा था कि भारत का सपना था बहुध्रुवीय विश्व बनाने का, जहां पर एक महाशक्ति ना हो, 2 ना हो, 2 से अधिक महाशक्तियां हो, जहां पर हर देश के पास अपनी सत्ता हो, अपनी पावर जो है वो होनी चाहिए, एक महाशक्ति के दबाव में नहीं रहना चाहिए। बहुध्रुवीय विश्व बनाना है, जहां पे मल्टीपोलर वर्ल्ड हम इंग्लिश में कहते हैं, मतलब बहुत सारे सुपर पावर्स होने चाहिए, एक सुपर पावर नहीं होनी चाहिए। तो 1991 के बाद ये देखने को चाहते हैं कि यूएसए को टक्कर देने वाले कौन कौन से देश या कौन कौन से संगठन है। हमें ये इस चैप्टर में ये पढ़ना है। देखो बच्चों, अपन ने ये अपनी गोल गोल दुनिया है। इस गोल गोल दुनिया में देखा कि पहले क्या है, पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी थी, एक यूएसए वाला और एक यूएसएसआर वाला, ठीक है। तो मतलब 2 ताकत मिली। उसके बाद हमने देखा दूसरे चैप्टर में कि पूरी दुनिया में एक ही ताकत है जिसका नाम है अमेरिका, ठीक है। और तीसरे में हमने ये देखा कि जो अमेरिका ताकत है इसका पूरी दुनिया में वर्चस्व फैला हुआ है, हर जगह उसी की जय जयकार चल रही है, उसी की जय जयकार चल रही है। अब चौथे में हमें यह पढ़ना है कि ये जो अमेरिका है, ये जो अमेरिका सुपर पावर बनकर के बैठा है, मतलब पूरी दुनिया, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर राज कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो इस अमेरिका को टक्कर देने के लिए और कौन कौन से देश है और कौन कौन से संगठन है। सत्ता के समकालीन केंद्र, मतलब जिनके उनके हाथ में भी पावर हो सके अमेरिका के अलावा, तो कौन कौन से, अब जो हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, एक पावर वो है। अमेरिका के बाद गजब की आर्थिक योगदान इनका है। इसके बाद हम एशिया में देखेंगे, आसियान की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे इंडिया है तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, बहुत तेजी से इंडिया आगे बढ़ रहा है। चाइना को देखिए, चाइना तो बस अब यूं है कि थोड़े से दिनों में वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा आप देखो तो जर्मनी को देखिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, ठीक है, इजराइल, रशिया। अब ऐसा है कि हाँ भाई यहाँ पे सोवियत संघ टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि रशिया बिल्कुल कमजोर है, रशिया भी ताकतवर है अभी भी। तो रशिया, तो अब आज के समय में, आज के मौजूदा दौर में अमेरिका को टक्कर देने वाले बहुत से देश हैं। अब आज हमें यही पढ़ना है बेटा, आज हमें यही पढ़ना है, क्योंकि हम अभी तक की कहानी पढ़ चुके हैं कि 2 महाशक्तियां थी, एक बच गई, एक का पूरे दुनिया में दबदबा रहा। पर उस दबदबे को खत्म करने के लिए अब कौन कौन सी महाशक्तियां हैं, अब और कौन कौन सी ताकतें उभर करके आ रही है, उन ताकतों के बारे में हम लोगों को अब इस अध्याय में पढ़ना है।
इस अध्याय में हम बस उन्हीं ताकतों के बारे में पढ़ेंगे जो ताकतें क्या है कि अमेरिका को टक्कर दे सके, अमेरिका को चैलेंज कर सके कि साहब अब आपका अकेले का दबदबा नहीं चलेगा, हम भी पावरफुल है। और पावरफुल किस प्रकार से? पावरफुल सेना के रूप में भी पावरफुल है, आर्थिक रूप में भी पावरफुल है और राजनीतिक रूप में तो है ही है। तो उसी को हमें समझना है। तो अब इस अध्याय में कौन कौन से सेंटर्स है सर पावर के, सेंटर्स ऑफ पावर, अमेरिका के अलावा कौन कौन से सेंटर्स है जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मतलब जिनके पास पावर है, ताकतवर है। जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है बच्चों वो आता है यूरोपीय संघ का। किसका आता है? यूरोपीय संघ का। आज अपन ओवरव्यू पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है ना, जो इंट्रोडक्शन है, जो पार्ट का परिचय अपन लोग वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन यूरोपीय संघ को शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो यूरोपीय संघ या जिसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन शॉर्ट में इसको कहा जाता है ईयू। क्या कहा जाता है? ईयू। देखो अब ये जो यूरोपियन यूनियन है ये है क्या? अब देखो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा पूरा पृथ्वी है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर दो चीजें हैं, या तो पानी है या जमीन है। तो जो जमीन वाले भाग है ना, उन जमीन वाले भागों को हमने 7 भागों में बांटा और उनको महाद्वीप बोला। और उन महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है यूरोप और उस पर अलग अलग देश है। ये बात आप सभी जानते हो। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही जब बेटा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे शीत युद्ध हुआ, इन सब में जो लड़ाई का मेन जगह है, जो मुख्य अखाड़ा है जहां पे लड़ाई हुई है, वो यूरोप में हुई है। और इनमें ज्यादातर जो देश इन्वॉल्व रहे वो यूरोप के रहे, ठीक है ना, क्योंकि एशिया और अफ्रीका वालों को तो इन्हीं यूरोप वालों ने कंगाल करा था, गुलाम बना बना करके। तो बेचारे एशिया अफ्रीका वाले तो वैसे भी लड़ाई नहीं लड़ते, ठीक है, इन्होंने कंगाल कर दिया। तो अब लड़ाई कर रहे हैं ना, तो मेन कौन कर रहे हैं? यूरोप वाले ही कर रहे हैं। आप देख लीजिए जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब एक दूसरे से लड़े पड़े, सबकी खतरनाक लड़ाई चल रही। स्पेन, पुर्तगाल, ये यूरोप जो महाद्वीप है उस पर जो देश है ना, उन्हीं के बीच में लड़ाइयां हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध में देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में देख लीजिए, शीत युद्ध में भी भिड़े तो ये जो पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन बने वो यूरोप के आधार पर ही बने, जो कि आप देखोगे वन शॉट को तो समझ में आ जाएगा। तो ये यूरोपियन यूनियन जब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस यूरोपियन संघ ने, इन यूरोप के देशों ने एक बात सोची कि बोले भाई देखो आज से ना हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो पूछा, बोले भाई क्या 2 रास्ते हैं? बोले पहला रास्ता तो यह है कि जैसे आज तक हम लोग लड़ते हुए आए ना, वैसे हम लोग लड़ते रहे, ठीक है, ये देश उससे लड़ ले, ये देश उससे लड़ ले, ये उससे लड़ ले, ये उससे लड़ ले, जैसे अभी तक हम लोग लड़ते हुए आए हैं वैसे हम लोग लड़ते रहे। और हम लड़ते रहेंगे तो लड़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लड़ते रहो। बस एक रास्ता तो ये कि लड़ते रहेंगे, ठीक है, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, वो वहां बम फेंकेगा, वो वहां बम फेंकेगा, एक तो ये। और एक ये है कि लड़ाई माफ करो, जिसकी भी जो भी झगड़ा है वो बातचीत से बैठ करके खत्म करते हैं। अब झगड़ा नहीं करना, अब हमें विकास करना है, अब हमें डेवलपमेंट करना है। देखो तो सही है ये यूरोप के सभी कि अपना देशों की क्या हालत हो चुकी है। हम युद्ध के चक्कर में कितने बर्बाद हो चुके हैं, हमारी आर्थिक स्थितियां बुरी हो चुकी है, हमारी बिल्डिंगों की बुरी हालत हो चुकी है, कितनी जनहानि हमने करी है, कितनी जनसंख्या हमारी मर चुकी है, कितना धन का नुकसान हम लोगों ने करा है। तो क्या जिंदगी भर हमें यही करना है? क्या हमेशा जिंदगी भर हमें लड़ना ही है? तो फिर यूरोप के सभी देशों ने बोला नहीं यार, लड़ना तो नहीं है, लड़ने से तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो बोले अब क्या करना है? बोले अब मिलकर के विकास करना है। मिलेंगे हम सारे जो यूरोप के देश है ना, वो सब मिलकर के क्या करेंगे? यूरोप का विकास करेंगे, यूरोप के सभी देशों का विकास करेंगे। और यूरोप का विकास करेंगे, पर उस यूरोप के विकास के लिए क्या है? पैसा चाहिए होगा। बिना पैसे के तो कहां से विकास होगा? जब तक पैसा नहीं है तो विकास कैसा? क्योंकि भाई आप कुछ भी करोगे, मान लो आप कोई फैक्ट्रियां खोलोगे तो फैक्ट्रियां खोलने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। आप जो आपका नुकसान हुआ है युद्ध के कारण, उस नुकसान की भरपाई करोगे तो उसमें भी आपको पैसा चाहिए। हर चीज में पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? तो फिर अमेरिका ने बोला चिंता मत करो, मैं आपके लोगों की मदद करूंगा। तो अमेरिका ने एक प्लान जारी करा था जिसका नाम था बच्चों मार्शल प्लान। क्या नाम था? मार्शल प्लान। उस मार्शल प्लान के तहत यूरोप के देशों को, विशेष करके यूरोप के पश्चिमी देशों को, ठीक है, जैसे कि ये यूरोप है तो ये पश्चिम दिशा, इधर के जो देश है उनको खूब मदद करी, खूब पैसा दिया। और धीरे धीरे अलग अलग संगठन यूरोप में बनने लगे। यूरोप में आर्थिक रूप से संगठन बना, राजनीतिक रूप से संगठन बना, धीरे धीरे संगठन बनने लगे। और संगठन बनते फाइनली शीत युद्ध के अंत के बाद यूरोपीय संघ बन जाता है।
हम यूरोपीय संघ की पूरी टाइमलाइन पढ़ेंगे, पूरा घटनाक्रम पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है। वो हमारी बिल्कुल बराबर जो है, हमें बिल्कुल क्या करना होगा, बराबर को करना होगा। हम उस बराबर को जो है, बराबर क्या है, लगातार जो है लेते हुए जाएंगे। यूरोपीय संघ की जहां से शुरुआत होगी उसको फिर क्या है, लगातार, कि कहां से, मतलब जब मार्शल प्लान लॉन्च होता है वहां से लेकर के जब शीत युद्ध के बाद जो यूरोपीय संघ बनता है वहां तक हम उसको बिल्कुल पूरा क्लियर कर लेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूरोपियन संघ जो बना है वो एक दिन में, एक साल में, 5 साल में नहीं बना है, एक लंबे घटनाक्रम के बाद बना है। तो जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, यूरोप के देशों ने सोचा कि हमें सुधार करना है, विकास करना है, लड़ना बंद करना है। बोले ठीक है, बोले विकास करना है, पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए अमेरिका ने बोला मैं पैसा दूंगा। तो पश्चिमी देशों को उसने पैसा दिया और उनका विकास होना शुरू हुआ और धीरे धीरे यूरोपीय संघ बना। आज यूरोपीय संघ बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, यूरोपीय संघ में यूरोप के ज्यादातर अधिकतर देश हैं, उनकी खुद की सब एक करेंसी यूज करते हैं। सबके देशों के अंदर फ्री व्यापार होता है, ये देश उसमें बेच दे, ये देश उसमें बेच दे, ठीक है। इन्होंने खुद का एक पार्लियामेंट बना रखा है। काफी हद तक ये सब चीजों में यूनाइट है, एक है, बस इनका एक खुद का संविधान नहीं है, बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये यूरोपियन संघ हो गया। इसके बाद जो दूसरा आता है, तो ये तो कहां की पावर हो गई, ये तो यूरोप की पावर हो गई। तो ये पावर यूरोप में खड़ी हो गई है जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकती है। और इस यूरोपीय संघ में पहले 2 देश थे जो कि स्थायी सदस्य थे उसके सुरक्षा परिषद के, एक तो ब्रिटेन और एक फ्रांस। परंतु ब्रिटेन हट जाता है 2016 के आसपास, ब्रिटेन बाहर हो जाता है यूरोपियन यूनियन से। पर अभी भी फ्रांस जो एक ऐसा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है जो कि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य बैठा हुआ है। इसके अलावा दूसरा है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं उनका एक संगठन बन गया। कहां क्या, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो जैसे ये हमारा मान लीजिए एक एशिया है, इसमें साउथ और ईस्ट, मतलब इस वाले जो पार्ट है ना, यहाँ के जो पार्ट के जो नेशंस है, ये वाले नेशंस ने मिलकर के अपना क्या कर लिया, एक ग्रुप बना लिया। आसियान भी उसी प्रकार से काम कर रहा है जैसे कि यूरोपियन यूनियन कर रहा है। यूरोपियन यूनियन जिस प्रकार से अपनी एक पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रकार से आसियान भी लगा हुआ कि जैसा यूरोपियन संघ है वैसा ही हम लोग बने, हमारी एक करेंसी हो, हमारे एक कानून हो, हम सब कुछ अपने हिसाब से चलाए। और ये आसियान मतलब एशिया में काफी मजबूत हो चुका, काफी ताकतवर है। तो ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं इन दोनों से भी ज्यादा ताकतवर अगर कोई हो रहा है तो वो हो रहा है चाइना, ठीक है। चाइना के बारे में तो शायद आप लोगों को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बड़े ही अच्छे से वाकिफ है कि चाइना किस प्रकार से जो है आगे किस प्रकार से तरक्की करता ही जा रहा है। लगातार वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। देखिए अब चाइना में क्या है, चाइना में जब 1949 में वहां पर क्रांति हुई तो वहां पर समाजवाद का प्रभाव ज्यादा रहा, और समाजवाद का प्रभाव रहते रहते वहां पर समाजवाद का मॉडल अपनाया गया और ये माना गया कि समाजवाद से अच्छा कुछ भी नहीं है। परंतु 1978 तक आते आते 1978 आते आते क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो वाली पॉलिसी है समाजवाद को हटा दिया जाता है। 1978 में आकर करके समाजवाद को हटा दिया जाता है, समाजवाद को बाहर, और क्या लेकर के आ जाते हैं, पूंजीवाद वाली जो व्यवस्था है ना वो लेकर के आ जाते हैं, पूंजीवाद वाली व्यवस्था लेकर के आ जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, चाइना ने क्या करा कि मिक्सर मॉडल अपनाया। मिक्सर मॉडल किस प्रकार से मिक्स करा, जैसे कि समाजवाद तो अपनाया नहीं पर साम्यवाद को अपनाते रखे। राजनीतिक रूप में जो विचारधारा है वो साम्यवादी अपना करके रखे। आज भी वहां पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की, ठीक है। वही चुनाव लड़ती है, चुनाव भी क्या है, अभी तो शी जिनपिंग भैया ने कह रखा है जब तक मैं बैठा हूं तब तो कोई दूसरा नहीं आएगा। तो वहां पर जो राजनीतिक रूप में देखोगे ना तो वहां पर एक ही पार्टी का, एक ही व्यक्ति का शासन होता है। परंतु उन्होंने आर्थिक रूप में क्या करा, पूंजीवाद को अपना लिया, कैपिटलिज्म को अपना लिया, और खूब फास्ट ग्रोथ चाइना ने करी है। बहुत तेजी से चाइना ने ग्रोथ करी और इतनी करी है कि सच में मैं कहूं कि जितने भी आप आज एग्जांपल्स पढ़ रहे हो उन सब में सबसे ज्यादा अगर ताकतवर कोई अभी है तो चाइना है। चाइना लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। चाइना हर मामले में, उसकी सेना में, आर्थिक रूप से, जीडीपी में, हर चीज में चाइना काफी, मतलब ये मान लीजिए कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए खड़ा है।
मतलब अब अमेरिका और चाइना यूं दोनों यूं हो गए हुए हैं, ठीक है। पहले कभी सोवियत संघ और जैसे अमेरिका थे ना, अब आज ये दोनों ऐसे हैं, खूब दोनों बराबर की टक्कर पे चल रहे हैं, दोनों बराबर। वो बोले नहीं मैं तुझे पीछे छोड़ूंगा, वो बोले मैं तुझे पीछे छोड़ूंगा। तो ये भी अब एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि इसको पीछे छोड़ने की कगार पर है, किसको, अमेरिका को। ये तो मेजरली हमें 3 इस चैप्टर में पढ़ने हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, चाइना के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बॉक्स में दे रखा है 2 देशों के बारे में, जापान और साउथ कोरिया। इन 2 देशों के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है, कि जापान और साउथ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है, वहां का जो मानव संसाधन है, वो किस प्रकार से ज्यादा तरक्की कर रहा है और किस प्रकार से वो अपने राष्ट्र को बहुत आगे पहुंचा रहे हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक्स हमारे इसमें है। और इसमें इंडिया का जो हमें रोल पढ़ना है, वो हमें चाइना के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है वो पढ़ने हैं। और अगर हम देखें, अगर आज के समय में हम देखें तो इंडिया लगातार, मतलब जितने भी देश हैं उनमें से बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले देशों में से एक भारत है। आर्थिक रूप में देख लीजिए, इनमें बहुत तेजी से भारत ग्रोथ कर रहा है। और भारत की जो मिलिट्री है वो तो वैसे ही बहुत ताकतवर है। तो भारत भी मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर देने के लिए एक मजबूत ऑप्शन है, मजबूत सत्ता का केंद्र है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इजराइल भी है, ठीक है, इजराइल को भी एक मेन पावर माना जा रहा है। तो ऐसे बहुत से सेंटर्स अब बन चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं आज के समय में एक ध्रुवीय विश्व नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति हो, नहीं। अब आज बहुत से देशों में क्या शक्तियां बढ़ चुकी है, एक के पास पावर नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ 1-2 देशों के पास ही परमाणु बम, आज बहुत से के पास परमाणु बम है। इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, ज्यादातर जो देश है उनके पास परमाणु हथियार है, परमाणु बम है। अब अगर हम एक बात देखें यहां पर, तो कि चाहे यूरोपीय संघ हो, आसियान हो, चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इन सब ने कौन सी अर्थव्यवस्था का तरीका अपना रखा है, समाजवाद, पूंजीवाद या मिश्रित। तो लगभग इन सभी जगह जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवाद का भी थोड़ा सा मिश्रण है, गरीबों को, पिछड़ों को आगे लाने के लिए समाजवाद भी अपनाते हैं, और बाकी ज्यादा जो छूट है वो पूंजीवाद को भी दे रखी है। चलिए, तो अब यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में। फिर आसियान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग चाइना के बारे में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो 5 आएगा उसमें इंडिया के जो रिलेशन है चाइना के साथ वो पढ़ेंगे। फिर जापान और साउथ कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब इन पे क्या पूरा एक एक टॉपिक आएगा, जो लेक्चर से फिर वो लंबे और बड़े जाएंगे। चलिए, 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। 1990 के दशक में शुरू में, मतलब 1991 में विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था टूट गई, मतलब सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो 1990 का दशक जैसे ही शुरू हुआ, एक बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिला। और बड़ा बदलाव यह था कि दुनिया 2 ध्रुवीय विश्व से अब 1 ध्रुवीय बन चुकी थी। पूरी दुनिया में एक महाशक्ति हो गई थी। परंतु अब ये इस बात का विश्वास हम लोगों को करना है कि सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है, ठीक है, सत्ता के हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल जो वैकल्पिक केंद्र, वैकल्पिक केंद्र का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट है, ऑप्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन आता है कि भैया ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है, ये होता है। और एक आता है आपके पास एक शब्द वाला कि एक शब्द में आंसर देना है। तो यहां पर क्या है कि अब अमेरिका ही पावरफुल नहीं है, और भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सत्ता मतलब जो पावर है वो सारी की सारी एक जगह नहीं है, उसके और भी ऑप्शंस बन गए हैं, और भी ऑल्टरनेट जो सेंटर्स हैं वो बन चुके हैं। तो ये क्या है, अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। तो जैसे ही 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ टूटता है, तो यह विश्वास हो चुका था कि जैसे धीरे धीरे जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बनेंगे, जिनके पास और पावर आएगी, वो अमेरिका का जो प्रभुत्व है, वर्चस्व, उसको कंट्रोल करेंगे, सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ बना, एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ है। तो यूरोप में यूरोपीय संघ बन गया है और एशिया में आसियान बन चुका है। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाले ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा है। तो यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने अपने अपने एरिया में जो भी दुश्मनियां थी, जो भी कमजोरियां थी, वो क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढ लिए कि भाई देखो अपन क्यों लड़ रहे हैं, लड़ो मत ना, आओ मिलकर के व्यापार करते हैं, मिलकर के अपन सब अपने अपने जो राष्ट्र है उसको विकसित करते हैं। ये बात मैंने अभी आपको समझा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की कंट्रीज है वो चिंता में, भाई लड़ाई बोले माफ करो ना, अब नहीं लड़ना, अब मिलकर के विकास करते हैं। तो वैसा ही यूरोपीय संघ ने करा है और वैसा ही आसियान ने करा है।
साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था का विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम करा है और अपने अपने इलाकों में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित कर ली। मतलब शांतिपूर्ण व्यवस्था होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और सहकारी का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सिस्टम। हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। ये जो तस्वीर दिखाई गई ये आसियान का लोगो है बेटा। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला और जो चीन का उभार है, जिस प्रकार से चीन आगे बढ़ रहा है, इसने विश्व पे काफी अलग ही प्रभाव डाला है। ये है शी जिनपिंग और ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है, मतलब अमेरिका के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, उन पर एक नजर डालेंगे, उन पर पढ़ेंगे उनके बारे में, और भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है और भविष्य में उनका क्या रोल हो सकता है वो हम लोग जानेंगे। 1978 के दिसंबर में देंगे श्याओपिंग ने ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। देखिए, देंग श्याओपिंग व्यक्ति का नाम है, ठीक है। उन्होंने 1978 के दिसंबर में ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई थी। देखो, अब समाजवाद के तहत क्या था कि भैया कोई बाहर की कंपनी नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार का यहाँ पे वो नहीं करेगी, परंतु 1978 में आकर के क्या करें? डोर ओपन कर दिए कि साहब बाहर की कंपनी आए, हमारे यहाँ पे क्या करे? उत्पादन करे। चाइना की नीति है, हमारे यहाँ पे उत्पादन करे, इस प्रकार की नीति उन्होंने चलाई। और उन्होंने एक स्पेशल नीति और चलाई जिसको नाम दिया गया सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। उसमें चाइना ने क्या करा कि साहब ये जैसे चाइना है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये कुछ ऐसे एरिया स्पेशल कर दिए। और उन एरियाज में ये बोला गया यहाँ फैक्ट्रियां ही बनेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बाहर की कंपनी आएंगी, उनको जमीन देंगे सस्ते में, यहाँ लगाओ तुम फैक्ट्री, तुम यहाँ लगाओ, तुम यहाँ लगाओ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र स्पेशली बनाए किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कि बाहर की कंपनी आएगी, वो यहाँ पैसा लगाएगी, फैक्ट्री बनाएगी और लाखों लोगों को रोजगार देगी, यहाँ से सामान बनेगा, पूरी दुनिया में जाएगा। तो ओपन डोर कर दिए, अपने द्वार खोल दिए। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। तो चीन ने बड़ी अद्भुत प्रगति को अपनाया, अद्भुत प्रगति करी, गजब की तरक्की करी उन्होंने और आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। ये वहां के संघाई की एक तस्वीर है बेटा। संघाई बिल्कुल वैसे ही चमचमा रहा है जैसे यूरोप के देशों के जो राजधानियां हैं या बड़े बड़े शहर हैं वो चमकते हैं। ये सब 1978 के ओपन डोर के बाद की देन है। ये तस्वीर चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों को पता देती है। तो ये वाली जो तस्वीर है वो आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से विकास तेजी से हुआ है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। इसमें कहा गया कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। आप अपनी बुक खोलोगे तो पहला जो पेज है इस चैप्टर का, उस पर एक तस्वीर और है, उसमें एक लीडर की तस्वीर लगा रखी है, ठीक है, और बाकी नीचे लोग हैं और उसमें दिख रखा है कि जो समाजवादी रास्ता है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि 1949 में क्रांति के बाद वहां पर समाजवादी अपनाया गया था, तो कहा गया कि समाजवाद सबसे अच्छा रास्ता है। परंतु फिर बाद में क्या करा गया, 1978 में ओपन डोर खोला गया और फिर इस प्रकार से चाइना ने विकास करा। दूसरी तस्वीर संघाई की है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। तो संघाई की दिखाई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो तस्वीर है, और पर चीन की तरक्की देख लिया आप लोगों ने। पर आज का लेक्चर यहीं विराम देंगे और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरोपियन संघ के बारे में या यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और संडे के वन शॉट के लिए तैयार रहिएगा, शीत युद्ध का दौर आ रहा है, तो मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।